बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरा एक अद्भुत राज्य था, विलासगढ़। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा विक्रांत सिंह न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और संवेदनशील शासक भी थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, व्यापार फला फूला और सीमाएं सुरक्षित थीं। परंतु इस स्वर्ग समान राज्य के केंद्र में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने वर्षों से सबके मन में एक भय और कौतूहल जगा रखा था। राजा विक्रांत सिंह की पत्नी रानी मृगनयनी विलासगढ़ की शान थी। उनका सौंदर्य अतुलनीय था। ऐसी आंखें जो चांदनी में भी चमकती, केश जैसे रात का अंधकार और चाल में ऐसी नजाकत जैसे झील की लहरें किनारे से अटखेलियां कर रही हों। किंतु रानी के सौंदर्य से कहीं अधिक चर्चा उनके रहस्यमयी व्यवहार की थी। हर पूर्णिमा की रात जब पूरा राज्य चांद की रोशनी में नहाया होता, रानी मृगनयनी अचानक गायब हो जाती थी। रानी को कभी कभी महल में उनके शयन कक्ष से बाहर निकलते देखा जाता, लेकिन अगली सुबह वह सामान्य रूप से अपने कक्ष में उपस्थित मिलती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा ने कई बार पूछने का प्रयास किया, पर रानी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। पूर्णिमा की रातें मुझे शांति देती हैं महाराज, मुझे अकेला छोड़ दिया करें। राजा का मन संतुष्ट नहीं होता था, परंतु रानी की आंखों की गहराई में ऐसा जादू था जो हर सवाल को दबा देता। समय के साथ राजा विक्रांत की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने चुपचाप महल के सैनिकों को आदेश दिया कि पूर्णिमा की रात रानी पर नजर रखी जाए, लेकिन हर बार एक ही नतीजा निकलता, कोई रानी को जाते हुए नहीं देखता और सुबह वो सामान्य रूप से लौट आती। राजा ने कई बार गुप्तचर भी भेजे, परंतु उन्हें कभी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे रानी हवा में विलीन हो जाती थी और फिर सुबह की किरणों के साथ वापस प्रकट हो जाती। धीरे धीरे इस रहस्य की भनक आम लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया, रानी साधारण नहीं है, हो ना हो वो कोई जादूगरनी है, कहीं वो राक्षसी आत्मा तो नहीं जो हर पूर्णिमा को जागती है। राजा ने अफवाहों को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रहस्य जितना दबाया जाता उतना ही उभरता जाता। इसी बीच एक दिन राज्य में एक युवा आगंतुक आया। उसका नाम था आर्यन, एक योद्धा जो उत्तर दिशा से आया था। उसकी आंखों में चिंगारी थी, चाल में आत्मविश्वास और बातों में बुद्धि। राजा ने उसे राजमहल में आमंत्रित किया और उससे पूछा, क्या तुम कोई विशेष उद्देश्य लेकर आए हो? आर्यन ने झुककर उत्तर दिया, मैं रहस्यों से लड़ता हूं महाराज। जहां कोई अनकही कहानी हो, वहां मेरा हृदय मुझे खींच लाता है। राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। कुछ ही दिनों में आर्यन ने दरबार में अपनी बुद्धि और निपुणता का प्रमाण दे दिया। वो समस्याओं को नए तरीके से सुलझाता और उसकी दूरदृष्टि सबको हैरान कर देती। राजा विक्रांत ने सोचा, शायद यही वह व्यक्ति है जो मेरी रानी के रहस्य को सुलझा सकता है। एक रात्रि जब महल की छत पर चांदनी फैली थी, राजा ने आर्यन को अपने पास बुलाया। क्या तुम एक रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो जो वर्षों से मेरे सिर का बोझ बना है? हुक्म करें महाराज, राजा ने धीमे स्वर में कहा। हर पूर्णिमा की रात मेरी रानी मृगनयनी गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कहां जाती है या क्यों जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य से पर्दा उठाओ। आर्यन क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, रहस्य जितना गहरा होता है, सच्चाई उतनी ही सुंदर होती है। मैं प्रयास करूंगा महाराज। कुछ दिनों बाद महल में एक उत्सव था। रानी मृगनयनी गुलाबी रंग के परिधान में आई। उनका सौंदर्य पूरे महल को ठहरा गया। आर्यन ने पहली बार उन्हें देखा। उसकी आंखें पल भर के लिए ठहर गईं। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो जैसे किसी और लोग की थी। रानी की नजरें भी आर्यन पर ठिठकीं। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर जैसे समय थम गया। राजा ने आदेश दिया कि अगली पूर्णिमा को आर्यन छिपकर रानी का पीछा करे। इस कार्य में गुप्तता अत्यंत आवश्यक थी। आर्यन ने उस रात अपनी तलवार नहीं, बल्कि अपने धैर्य को साथ लिया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक आत्मा की परतें खोलने का कार्य बन चुका था। महल के ऊपर चांद पूरी चमक में था। उसकी रोशनी इतनी प्रबल थी कि रात के अंधेरे को मिटा रही थी। यह वही रात थी, पूर्णिमा की रात, जब रानी मृगनयनी हमेशा की तरह गायब होने वाली थी। आर्यन ने गहरे रंग का वस्त्र पहना ताकि वह छाया में छिपा रह सके। तलवार उसने अपने पीछे की बेल्ट में चुपचाप छिपाई। यह युद्ध की नहीं, सच की रात थी।
उसने खुद को महल की एक ऊंची छत पर छिपा लिया, जहां से रानी के शयन कक्ष का दरवाजा साफ दिखता था। रात के तीसरे पहर जब सारा महल सो रहा था, आर्यन की आंखों ने हलचल महसूस की। रानी मृगनयनी ने अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोला। वह एक सफेद रेशमी वस्त्र में थीं। उनका चेहरा शांत, पर आंखें कुछ बेचैन सी। चुपचाप उन्होंने महल के भीतर की एक पुरानी दीवार को छुआ और आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दीवार अपने आप खिसक गई। रानी उसमें समा गई और दीवार फिर वैसी ही बन गई, जैसे कोई जादू हो। आर्यन ने जल्दी से वहीं जाकर दीवार पर हाथ रखा। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद उसे भी एक पत्थर हिलता हुआ मिला। जैसे ही उसने उसे दबाया, दीवार फिसल गई। सामने एक अंधेरी सुरंग थी, नमी, गंध और रहस्य से भरी हुई। आर्यन ने साहस किया और उसमें प्रवेश किया। कई मिनटों तक पैरों से पानी, दीवारों पर सीलन और छिपकली की सरसराहट के बीच चलने के बाद अचानक एक नीली रोशनी दिखी। वह एक पुराना मंदिर था, जिसका प्रवेश द्वार टूटा फूटा पर जीवित था। चारों ओर बेलों ने मंदिर को जकड़ रखा था, पर केंद्र में एक लौ जल रही थी, नीली लौ। रानी मृगनयनी वहां थी, आंखें बंद, ध्यान मग्न। आर्यन चुपचाप मंदिर के किनारे खड़ा हो गया। रानी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने नीली लौ के सामने हाथ फैलाए और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। नागलोक से आई हूं, सत्य में समाई हूं, रक्षक हूं, रानी नहीं, शापित हूं, कहानी नहीं। और तभी जैसे चांद की रोशनी में कुछ बदल गया। रानी के शरीर से हल्की सी चमक उठी और उसकी आंखों की पुतलियां सांप जैसी हो गईं। आर्यन की सांसें थम गईं। रानी मृगनयनी, जिसे पूरा राज्य देवी समझता था, वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक इच्छाधारी नागिन थी। वो अभी भी शांत थी, लेकिन फिर उन्होंने हल्के स्वर में कहा, जो भी हो, बाहर आ जाओ, मैं जानती हूं कोई है। आर्यन ने सामने आकर कहा, मैं क्षमा चाहता हूं रानी। नहीं, मृगनयनी, मैं अब जान चुका हूं। रानी ने उसकी ओर देखा, बिना भय के, बिना झिझक के। तुमने देख लिया आर्यन, अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। रानी ने बैठते हुए कहना शुरू किया, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, नागलोक की रक्षक। वर्षों पहले इंसानों ने मेरे नागपति को धोखे से मार डाला। मैं बदला लेने नहीं आई थी। मैं आई थी एक प्राचीन नाग धरोहर की रक्षा के लिए, जो इस मंदिर में छिपी है। एक जादुई खजाना जो बुरे हाथों में गया तो दुनिया का विनाश कर सकता है। इस राज्य के पूर्वजों ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसकी रक्षा करूं। बदले में मुझे इंसानी रूप मिलेगा। लेकिन पूर्णिमा की रात मेरी शक्तियां जाग जाती हैं और मुझे अपनी असली पहचान स्वीकार करनी होती है। आर्यन कुछ क्षण मौन रहा। उसके भीतर तूफान चल रहा था। जो औरत मेरी आंखों में सच्चाई सी लगती थी, वो अब एक नागिन बनकर मेरे सामने खड़ी है। और फिर भी मैं उसे दोष नहीं दे पा रहा। वह बोला, तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया मृगनयनी। तुमने सिर्फ रक्षा की है और अपनी पहचान छिपाई, ताकि कोई डर न जाए। रानी की आंखों में नमी थी। तुम मुझे शापित नहीं समझते? नहीं, मैं तुम्हें रानी नहीं, एक योद्धा आत्मा समझता हूं। और शायद मैं तुमसे। वह वाक्य अधूरा रह गया। रानी ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। दोनों कुछ देर मंदिर के नीले प्रकाश में शांत बैठे रहे। यह पल शब्दों का नहीं था, यह उन आत्माओं का था जो सदियों से सत्य को जीने की कोशिश कर रही थी। रानी, अब तुम्हारे हाथ में है आर्यन। तुम राजा को बताओगे तो शायद युद्ध होगा, नहीं बताओगे तो यह रहस्य रहेगा। लेकिन एक बात जान लो, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आर्यन ने सिर झुका लिया। आर्यन महल लौट आया। रानी भी अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ चुकी थी। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुमने रहस्य जान लिया? आर्यन ने राजा की आंखों में देखा और चुप रह गया। महल में सुबह का समय था। राजा विक्रांत सिंह ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने पता लगाया कि रानी पूर्णिमा की रात कहां जाती है? आर्यन कुछ पल मौन रहा। उसने रानी की बातों, उसके दर्द, उसकी वफादारी को याद किया। फिर वह बोला, महाराज, वह जाती हैं एक पुराने मंदिर में। वहां वो ध्यान करती हैं, एक रहस्य की रक्षा करती हैं, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है, पर उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। राजा की आंखों में संदेह तैर गया। तुम कह रहे हो मेरी रानी एक मंदिर में जाती है हर पूर्णिमा? और क्यों? आर्यन धीरे धीरे बोल पड़ा, वो इस राज्य की रक्षा कर रही हैं, एक ऐसे रहस्य से जो इस धरती पर विनाश ला सकता है। राजा के माथे पर बल आ गए। क्या तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते आर्यन? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था, अगर उसने पूरी सच्चाई बता दी
तो राजा का संदेह भय में बदल जाएगा। 3 दिन बाद राजा को गुप्तचरों से एक और खबर मिली। महाराज, रानी को मंदिर में अकेले देखा गया था और वहां कुछ असाधारण हुआ था। उनकी आंखें और शरीर से प्रकाश किसी तांत्रिक शक्ति की तरह। राजा का चेहरा कठोर हो गया। क्या मेरी रानी एक राक्षसी है? क्या वह मुझसे छल कर रही है? राजा ने युद्ध घोष कर दिया। अगर मृगनयनी रानी नहीं, कोई छलिया है, तो उसे न्याय के कठघरे में लाना होगा। रानी को महल में बुलवाया गया। वो आई, शांत, गौरवपूर्ण। राजा ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी पत्नी मृगनयनी हो या कोई मायावी नागिन? रानी ने उत्तर दिया, मैं दोनों हूं विक्रांत। मैं तुम्हारी पत्नी भी हूं और इस राज्य की रक्षक भी। लेकिन जो तुम देख रहे हो वह छल नहीं, तपस्या है। मैंने इस राज्य को बचाने के लिए अपने अस्तित्व का बलिदान दिया है। राजा ने उसे बंदी बना लिया। पूरा राज्य स्तब्ध था। जिस रात रानी को बंदी बनाया गया, उसी रात कुछ तांत्रिक और लोभी लोग मंदिर पर आक्रमण करने आए। उन्हें पता था कि वहां नागमणि छिपी है, एक ऐसी मणि जिससे अनंत शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। परंतु जैसे ही उन्होंने नीली लौ के पास पहुंचने की कोशिश की, एक तीव्र प्रकाश फैला और रानी वहां प्रकट हो गई। कैसे? क्योंकि रानी के भीतर की नाग शक्ति अब और बंधनों में नहीं थी। वह एक योद्धा बनकर लौटी थी। आर्यन, जो सब कुछ देख रहा था, अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। आप अपनी आंखों से देखें कि रानी मृगनयनी कौन है, रानी, नागिन या एक रक्षक देवी। राजा विक्रांत, क्रोधित लेकिन भ्रमित, आर्यन के साथ मंदिर की ओर गया। मंदिर के प्रांगण में रानी अकेली खड़ी थी। उनके सामने तांत्रिक हार चुके थे। नीली लौ अब और भी चमक रही थी। राजा जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा रानी के शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा है। उनकी आंखें शांत थीं, मगर भीतर एक तूफान था। रानी, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया विक्रांत। मैंने सिर्फ तुम्हारे राज्य को बचाया है। पर अगर अब भी तुम मुझे नागिन समझते हो तो यही सही। राजा स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद राजा ने अपने घुटनों पर बैठकर सिर झुका दिया। मृगनयनी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं राजा था, लेकिन अंधा भी। मुझे क्षमा करो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, मैं कभी उसका मूल्य नहीं समझ सका। रानी ने हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। अब तुमने सच को स्वीकार लिया विक्रांत, यही सबसे बड़ी जीत है। राजा विक्रांत सिंह ने महल लौटकर ऐलान किया, अब से मृगनयनी इस राज्य की देवी मानी जाएगी और मैं राज्य का उत्तराधिकारी आर्यन को बनाता हूं, जो सच्चाई, प्रेम और न्याय की रक्षा करता है। प्रजा जय घोष में डूब गई। रानी ने अब पूर्णिमा की रातों को छिपना छोड़ दिया। हर पूर्णिमा को वह मंदिर जाती, लेकिन अब अकेले नहीं। राज्य की प्रजा उनके साथ होती, आरती गाती और रानी से आशीर्वाद मांगती। वह अब रानी नहीं, विलासगढ़ की देवी बन चुकी थी। आर्यन और मृगनयनी अब साथ थे। उनका प्रेम अब किसी रहस्य का मोहताज नहीं था। हर पूर्णिमा को मंदिर में एक दिया जलता और लोग कहते, यह वो दिया है जो सच्चाई, प्रेम और बलिदान से जलता है। यह दिया हमें सिखाता है कि कभी कभी जो रहस्य लगता है वही सबसे बड़ा सत्य होता है। रहस्यमयी रानी, जो हर पूर्णिमा को गायब हो जाती थी, अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अमर गाथा बन चुकी थी।